हेलो एवरीवन, मैं स्वप्निल तिवारी सकार एकेडमी में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। आज हम आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के बारे में चर्चा करेंगे। यह वीडियो मैंने आपके क्विक रिवीजन के लिए तैयार किया है। क्विक रिवीजन कहने से तात्पर्य यह है कि यह वीडियो पूर्णतः MCQ अर्थात मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के आधार पर रहेगा। यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। उसका मुख्य कारण यह है कि इस वीडियो पर मैंने आर्थिक सर्वेक्षण के उन प्रश्नों को लिया है जो CGPSC प्रारंभिक परीक्षा में गत वर्षों में पूछे गए हैं और उस आधार पर जो प्रश्न बन सकते हैं उन प्रश्नों को मैंने बनाया है। इसीलिए यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही हम इस वीडियो के अंतर्गत उन पहलुओं पर भी चर्चा करेंगे जिसके कारण एग्जाम में गलतियां होती है। हम आर्थिक सर्वेक्षण का डेटा जानते तो हैं पर एग्जाम में गलती करके आ जाते हैं, जैसे कि यह कृषि क्षेत्र के बारे में पूछा गया है या प्राथमिक क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र के बारे में पूछा गया है या द्वितीयक क्षेत्र। जी हाँ, यह अलग होते हैं, उद्योग क्षेत्र और द्वितीयक क्षेत्र। यह स्थिर मूल्य का आंकड़ा है या प्रचलित मूल्य का, और किस समय कौन सा लेना है, इन पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे। तो इसीलिए यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही इस वीडियो का PDF मटेरियल भी आपको उपलब्ध हो सकता है केवल और केवल हमारे सकार एकेडमी के एंड्रॉयड ऐप पर, तथा आप इसे WhatsApp के थ्रू भी प्राप्त कर सकते हैं, जिसकी जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन पर दी गई है। एंड्रॉयड एप्लीकेशन का लिंक और कॉन्टैक्ट डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। इसके साथ ही मैं आपको यह भी बताना चाहूँगा कि आप सकार एकेडमी से जुड़कर CGPSC प्रीलिम्स और मेंस की ऑनलाइन तैयारी भी कर सकते हैं और 50% छूट का लाभ भी उठा सकते हैं, जिसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से सकार एकेडमी के एंड्रॉयड एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है तथा अपना प्रवेश सुनिश्चित करना है, जिसकी डेमो कक्षाएं आप हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशंस तथा YouTube पर भी देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आर्थिक सर्वेक्षण के इस सेशन को प्रारंभ करते हैं। चलिए चैप्टर 2 में आते हैं, मूल्य एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली। इसके पहले हम राजकीय आय से संबंधित जो आर्थिक सर्वेक्षण के आंकड़े हो सकते हैं, जो हमारे पहले CGPSC के पेपर्स में आ चुके हैं ऐसे प्रश्न, और उस आधार पर जो प्रश्न बन सकते हैं वो हम देख चुके हैं। ठीक है। इसके बाद हमारा आर्थिक सर्वेक्षण में जो अध्याय रहता है वो जनसंख्या रहता है, लेकिन जनसंख्या से संबंधित आंकड़े मैं आपको इस सेशन में नहीं बता रहा हूँ, मैं बाकी चैप्टर्स को कवर कर रहा हूँ, क्योंकि जनसंख्या से संबंधित आंकड़ों के लिए हमने एक PDF मटेरियल बनाया है जिसे आप हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन के थ्रू प्राप्त भी कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और संस्थान के WhatsApp के थ्रू भी आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। तो उसके बाद के जो चैप्टर है मूल्य एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली, इसके प्रश्न 1 में आते हैं। प्रश्न 1 है, CGPSC प्रीलिम्स 2016 में पूछा गया है। क्या पूछा गया है? छत्तीसगढ़ राज्य में किस वर्ष सार्वजनिक वितरण प्रणाली विभाग द्वारा समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की समूची व्यवस्था को कंप्यूटरीकृत कर दिया गया था? तो भैया इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यानी कि क्या? 2007-08। ठीक है, कि 2007-08 से सार्वजनिक वितरण प्रणाली विभाग द्वारा समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की समूची व्यवस्था को कंप्यूटरीकृत कर दिया गया था। ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक छोटा सा फैक्ट और याद रखना है कि इसमें कुछ जगह हो सकता है आपको 2007 लिखा हुआ मिले, या कुछ जगह हो सकता है 2008 लिखा हुआ मिले। ठीक है। तो आप ध्यान रखिए कि यह जो PDS है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, इसको जो ऑनलाइन करने की प्रक्रिया शुरू हुई है वह 2007 से है और इसे पूरा किया गया है 2008 से। साथ ही साथ 2008 से जो राशन सामग्री है उचित मूल्य दुकानों के द्वारा, इसे भी कंप्यूटरीकृत माध्यम से जारी किया जा रहा है। ठीक है। तो यह भी आंकड़े याद रखेंगे इसके साथ। चलिए प्रश्न संख्या 2 में आते हैं। इस चैप्टर के अंतर्गत प्रश्न 2 है जो हमारे CGPSC प्रारंभिक 2016 में पूछा गया है। क्या? कि छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 19-20 के अनुसार कितने कंप्यूटरीकृत धान खरीदी केंद्र हैं? ठीक है। तो देखिए भाई, कितने कंप्यूटरीकृत धान खरीदी केंद्र? यहाँ 19-20 है, मैं फिर से बता दूं 19-20 के अनुसार यहाँ पे लिखा हुआ है।
और CGPSC प्रीलिम 2016 का क्वेश्चन है, तो 2016 में 19-20 कैसे पूछ दिया ये नहीं सोचना है भाई, पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूँ। है वह क्वेश्चन CGPSC प्रीलिम्स 2016 का, लेकिन चूंकि हम आपकी तैयारी के लिए बनाए हैं इसीलिए 19-20 का आंकड़ा ले रहे हैं। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 2 इसका आंसर होगा आपका क्या, 2047। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए कि 2047 2047 कंप्यूटरीकृत धान खरीदी केंद्र आर्थिक सर्वेक्षण 19-20 के अनुसार संचालित है। पिछले आर्थिक सर्वेक्षण का डेटा यदि आप होगा तो आपको उसमें दिखेगा 1998 और 1999 दोनों लिखा हुआ मिलता है, जस्ट एक के बाद एक पैराग्राफ में। ठीक है, तो वहाँ भी डाउट रहता था 98 लिया जाए कि 99 लिया जाए, तो अब ये दोनों नहीं है, यह बढ़कर क्या हो गया आपका 2047। याद रहेगा जी। चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 3 में आते हैं। अब प्रश्न संख्या 3 जो है यह प्रीवियस पेपर पे आया हुआ प्रश्न नहीं है, यह हमने बनाया है इस उद्देश्य से कि इससे आपका कुछ 2-3 डेटा एक साथ तैयार हो जाए। जैसे कि यह बेसिक क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जा सकता है, हाल ही में भाई धान खरीदी हुई है अच्छे से, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ राज्य में उचित मूल्य दुकानों के संदर्भ में कौन से कथन सत्य है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है भाई कि राज्य में, ऑप्शन ए लिखा हुआ है राज्य में कुल 11,045 उचित मूल्य की दुकानें हैं। जो आर्थिक सर्वेक्षण पहले से ही रिफर कर चुके हैं उन्हें अभी तक आंसर पता चल जाना चाहिए, तो हमारे हिसाब से ऑप्शन ए गलत है। लेकिन ये जो डेटा है 11,045 ये देखा हुआ डेटा है, लेकिन गलत क्यों है ये भी हम आते हैं। ऑप्शन बी राज्य में 1150 शहरी उचित मूल्य की दुकानें हैं। ठीक है, तो 1150 जैसा डेटा इस अध्याय के अंतर्गत तो नहीं है, तो इसलिए ज़्यादा नहीं सोचना है। ऑप्शन नंबर सी राज्य में 1261 ग्रामीण उचित मूल्य की दुकानें हैं। 1261 डेटा हुआ भी आपका पढ़ा हुआ है, लेकिन यह 1261 जो डेटा है क्या यह सही लिखा है, नहीं। ऑप्शन नंबर डी राज्य में कुल, अब ये 3 तो नहीं है, ये 3 नहीं है, तो कॉमन सेंस से क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, और सही आंसर भी यही है, राज्य में कुल 12,306 उचित मूल्य की दुकानें हैं। राज्य में कुल क्या है भैया, 12,306 उचित मूल्य की दुकानें हैं। अब इसमें से 2 डेटा और याद रखना है, जिसमें से 11,045, ये जो 11,045 लिखा हुआ है ये ग्रामीण उचित मूल्य की दुकानें हैं, और जो ये 1261 लिखा हुआ है यह शहरी उचित मूल्य की दुकानें हैं। क्लियर हो रहा है बात। तो एग्जाम में भी ऐसा ही आगे पीछे डेटा लिखा रहेगा। एग्जाम में जो प्रश्न के ऑप्शन बनाए जाते हैं या सोचकर ही बनाए जाते हैं जो आसपास के डेटा रहें, कुछ भी रैंडम डेटा नहीं होते हैं। जैसे 1150 हमने लिख दिया, ऐसे रैंडम डेटा बहुत ही कम होते हैं। तो ये तीनों डेटा आपका पढ़ने वाला है, इसे याद रखेंगे कि भैया 11,045 क्या है, कुल ग्रामीण उचित मूल्य की दुकानें हैं। 1261 क्या है, कुल शहरी उचित मूल्य की दुकानें हैं। यहाँ ग्रामीण लिखा है, इसको नहीं सोचना है, तो कंफ्यूज करने के लिए लिखा गया है। जो बोल रहा हूँ उसे पकड़ना है कि 11,045 कुल शहरी उचित मूल्य, ग्रामीण उचित मूल्य की दुकानें हैं। 1261 शहरी उचित मूल्य की दुकानें, शहर उचित मूल्य की दुकानें कम रहेंगी, और इन दोनों को मिला दिया जाए तो छत्तीसगढ़ में कुल 12,306 उचित मूल्य की दुकानें हैं। याद रहेगा जी। चलिए आगे आते हैं प्रश्न संख्या 4 में। छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम के संदर्भ में कौन से कथन सत्य है। अब इस पर मैंने बहुत सारे फैक्ट कवर करने की कोशिश की है ताकि आपका ये वाला जो टॉपिक है वो रेडी हो जाए। जैसे ऑप्शन नंबर ए दिया है कि अंत्योदय एवं प्राथमिकता प्राप्त 56.42 लाख परिवार इसमें सम्मिलित है। ठीक है, तो यह जो प्रश्न संख्या 4 है, मैं इसके लिए पहले आपको ये बता दूं कि जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम है 2012, वैसे ही एक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम है 2013। छत्तीसगढ़ राज्य में खाद्य सुरक्षा अधिनियम पहले लागू हुआ है और देश में खाद्य सुरक्षा अधिनियम उसके अगले वर्ष से लागू हुआ है। ठीक है, तो पहला फैक्ट तो यही याद रखना है कि छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ है भैया, 2012 से लागू हुआ है। ठीक है, और इसके अंतर्गत जो सारे फैक्ट लिखे हुए हैं ये सारे फैक्ट सही ही हैं। आप तो रिवीजन कर रहे हैं, रिवीजन के माध्यम से ही सोचिए कि हाँ इसमें अंत्योदय एवं प्राथमिकता प्राप्त कितने परिवार सम्मिलित किए गए हैं, तो ये फैक्ट याद रखना है 56.42 परिवार सम्मिलित किए गए हैं। दूसरा फैक्ट याद रखना है कि अंत्योदय एवं प्राथमिकता परिवार को
₹1 प्रति किलोग्राम की दर से चावल दिया जाना है, ठीक है, अंत्योदय और प्राथमिकता प्राप्त परिवार को। लेकिन सामान्य परिवार को ₹10 प्रति किलोग्राम की दर से चावल दिया जाना है। लेकिन सामान्य परिवार को क्या है भाई, ₹10 प्रति किलोग्राम की दर से चावल दिया जाना है। और ये ऑप्शन ए, बी, सी के तीनों फैक्ट सही हैं, इसीलिए आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, सभी सत्य है। बात समझ में आ रही है? ये प्रश्न मैंने इसीलिए बनाया है ताकि छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम के फैक्ट आपके तैयार हो जाए। अब इसमें बात आती है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम क्या कहता है, तो उसे ध्यान से सुनेंगे, याद रखेंगे कि पहला पॉइंट तो यह है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में लागू किया गया है, जिसमें भारत की 78% 78% जनसंख्या अर्थात 2 करोड़ लोगों को 78% जनसंख्या अर्थात 2 करोड़ लोगों को 5 किलोग्राम प्रति सदस्य की खाद्यान्न पात्रता निर्धारित की गई है। याद रहेगा, फिर से फैक्ट आपके लिए मैं बोल दे रहा हूं कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में लागू हुआ है और छत्तीसगढ़ का 2012, जिसमें 78% 78% जनसंख्या अर्थात 2 करोड़ लोगों को 5 किलोग्राम, ठीक है, 5 किलोग्राम प्रति सदस्य खाद्यान्न पात्रता निर्धारित की गई है। यानी कि परिवार के हर सदस्य को हर महीने 5 किलोग्राम खाद्यान्न आपूर्ति की जाएगी, ठीक है, जिसके तहत ₹3 प्रति किलोग्राम की दर से चावल दिया जाएगा। याद रहेगा जी। लेकिन छत्तीसगढ़ में अंत्योदय और प्राथमिकता प्राप्त परिवार को क्या दिया जाता है, ₹1 प्रति किलोग्राम, और सामान्य परिवार को ₹10 प्रति किलोग्राम, और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में ₹3 प्रति किलोग्राम की दर से चावल उपलब्ध कराया जाता है। याद रहेगा जी। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम भी याद रखेंगे। चलिए, तो यहां हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 5 में आते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में सार्वभौम सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत कब से की गई है, ठीक है। तो यहाँ देखिए ऑप्शन कंफ्यूजिंग ऐसे एग्जाम में भी बनाया जाता है, तो 5वें का आप आंसर याद रखेंगे 2 अक्टूबर 2019, ऑप्शन नंबर सी। देखिए ये इसी आर्थिक सर्वेक्षण का है और इसी नई सरकार के शासनकाल में लागू किया गया है, तो प्रश्न आने की संभावना इससे बनती है, इसीलिए यह फैक्ट बिल्कुल रट लेंगे, याद रखेंगे, ठीक है। मैंने पहले भी बताया है कि आर्थिक सर्वेक्षण में जो डेटा आपका 19-20 से रिलेटेड होगा उसे तो बिल्कुल ध्यान देंगे, फोकस करेंगे, क्योंकि वो आपके एग्जाम का क्वेश्चन बन सकता है। पिछले सालों में आर्थिक सर्वेक्षण से प्रश्न नहीं आने का एक कारण यह भी था कि भाई जो आर्थिक सर्वेक्षण के आंकड़े रहते हैं वो पुराने साल के रहते हैं, उस साल के नहीं रहते। तो जो इसके पहले जो सरकार थी उस सरकार के वो आंकड़े थे मोस्टली, लेकिन ये आर्थिक सर्वेक्षण में इस सरकार के कुछ आंकड़े आ गए हैं और अगले में तो पूरे रहेंगे। तो इसीलिए जो जो करंट ईयर से रिलेटेड रहेगा, जैसे 19 और 20, 2020 में कायदे से कुछ हुआ ही नहीं, एक प्रकार से आप ऐसा समझ सकते हैं, थोड़ा बहुत करंट रहेगा, पर ये करंट का वीडियो नहीं है, यह वीडियो केवल आर्थिक सर्वेक्षण से रिलेटेड है, ठीक है। और आर्थिक सर्वेक्षण सब 2019 का ही रहेगा, 20 का इसमें कोई जानकारी नहीं रहेगा ना, तो ये नहीं सोचना है कि पुराना है, आर्थिक सर्वेक्षण 2019 तक का ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद फरवरी में नया आर्थिक सर्वेक्षण लागू होगा, हो सकता है आपके एग्जाम के पहले भी आ जाए, लेकिन आपके एग्जाम प्रीलिम्स के एग्जाम के पहले जो आर्थिक सर्वेक्षण यदि जारी कर दिया जाता है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा, जो कि किया ही जाएगा, वो आपके एग्जाम में नहीं आएगा। हाँ, वो आपके मेंस के एग्जाम में जरूर आ सकता है, तो उसके लिए हम मेंस में देखेंगे अलग से। ये केवल CGPSC प्रारंभिक परीक्षा जो फरवरी 2021 में होने वाली है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो याद रखेंगे क्या, छत्तीसगढ़ राज्य में सार्वभौम सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत कब से की गई, तो 2 अक्टूबर 2019 से, याद रहेगा। अच्छा, यह क्या है सार्वजनिक वितरण प्रणाली, तो हम जान रहे हैं। सार्वभौम सार्वजनिक वितरण प्रणाली कहने का तात्पर्य यह है कि भैया सभी परिवारों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करना, न ही केवल अंत्योदय, न ही केवल BPL, न ही केवल ऐसा प्राथमिकता प्राप्त, सभी परिवारों को खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत लाने के लिए सार्वभौम सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत की गई, याद रहेगा। प्रश्न संख्या 6 में आते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में चावल उत्सव का प्रारंभ किस वर्ष से किया गया है, एकदम बेसिक क्वेश्चन है। तो छत्तीसगढ़ राज्य में चावल उत्सव का प्रारंभ किया गया है 2008 फरवरी से। इसका आंसर क्या है भैया, 2008 फरवरी से। अब यह चावल उत्सव है क्या भाई,
धान सर्वाधिक धान उत्पादित करने, मतलब यहाँ सर्वाधिक उत्पादन धान का होता है, सर्वाधिक धान उत्पादन करने वाला राज्य छत्तीसगढ़ नहीं है, लेकिन सर्वाधिक उत्पादन यहाँ धान का होता है। ठीक है, तो धान ही एक प्रकार से महत्वपूर्ण फसल है। तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली की निगरानी रखने के लिए राज्य सरकार के द्वारा फरवरी 2008 से चावल उत्सव प्रारंभ किया गया है। ठीक है, यह चावल उत्सव प्रत्येक माह मनाया जाता है। याद रहेगा ये फैक्ट, कुछ फैक्ट क्या, कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली में जो राशन सामग्री का वितरण है, चावल का वितरण है, उस पर निगरानी रखने के लिए चावल उत्सव 2008 से प्रारंभ किया गया है, जो प्रत्येक माह मनाया जाता है। लेकिन इसकी दो कंडीशन है। क्या कंडीशन है, कि जिस गांव में उचित मूल्य की दुकानें हैं और साप्ताहिक हाट बाजार भी लगता है। दो चीज याद रखेंगे ना, क्या, जिस गांव में उचित मूल्य की दुकानें हैं और साप्ताहिक हाट बाजार भी लगता है, दो कंडीशन, वहां 6 तारीख के बाद प्रथम हाट बाजार के दिन चावल उत्सव का आयोजन होता है। ठीक है, वहां प्रत्येक माह की ना, हर माह होता है, यह प्रत्येक माह की 6 तारीख के बाद प्रथम हाट बाजार के दिन होगा। कहां, जहां उचित मूल्य की दुकानें हैं और हाट बाजार भी लगता है। लेकिन जहां उचित मूल्य की दुकानें हैं और हाट बाजार नहीं लगता, वहां प्रत्येक माह की 7 तारीख को चावल उत्सव का आयोजन किया जाता है। याद रहेगा भी ये चावल उत्सव। ठीक है, तो चावल उत्सव कहाँ, ऐसे गांव जहां उचित मूल्य की दुकानें हैं, जहां हाट बाजार भी लगता है, वह प्रत्येक माह की 6 तारीख के बाद पहले हाट बाजार के दिन, और जहां हाट बाजार नहीं है, केवल उचित मूल्य की दुकानें हैं, वहां प्रत्येक माह की 7 तारीख को चावल उत्सव का आयोजन किया जाता है। ठीक है, तो फैक्ट नोट डाउन कर लेंगे। अब आते हैं प्रश्न संख्या 7 में। छत्तीसगढ़ वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत कुल कितनी बीपीएल महिलाओं को गैस कनेक्शन जारी किया गया है? तो प्रश्न संख्या 7 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, 29.06 लाख। ठीक है, लगभग 29 लाख, ऐसा आप याद रख सकते हैं, 29.06 लाख। अब ये उज्ज्वला योजना क्या है? उज्ज्वला योजना फैक्ट याद रख सकते हैं कि यह 1 मई 2016 से उत्तर प्रदेश के बलिया जिला से प्रारंभ की गई है। क्या उज्ज्वला योजना क्या है? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, यह 1 मई 2016 से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से प्रारंभ की गई है, जिसके तहत बीपीएल परिवारों को, खासकर महिलाओं को ध्यान में रखते हुए, इसीलिए यहाँ वर्ड महिलाओं का इस्तेमाल हुआ है, बीपीएल परिवारों को निःशुल्क गैस कनेक्शन उपलब्ध कराया जाता है। ठीक है, निःशुल्क गैस कनेक्शन उपलब्ध कराया जाता है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ का कुछ डेटा यह याद रखेंगे कि यहाँ अक्टूबर 2019 तक, छत्तीसगढ़ में अक्टूबर 2019 तक 50+38, अक्टूबर 2019 तक क्या, 50+38। ठीक है, ऐसा बिल्कुल लिख लेंगे, क्या, 50+38, अक्टूबर 2019 तक 50+38, यानी कि कुल कितना हो गया भैया आपका 88। 50+38 प्राथमिक साख समितियां हैं जो छत्तीसगढ़ के दुर्गम क्षेत्र में वितरक का कार्य कर रही है। याद रहेगा, ये 50+38, देखिए आर्थिक सर्वेक्षण में ही एक जगह ये 38 लिखा है, एक जगह 48 लिखा है, लेकिन टोटल 88 ही लिखा है। ठीक है, तो क्या है वह 98, 50+48 को नियुक्त किया गया है, लेकिन कार्य 88 ही कर रहे हैं। तो यह भी कंफ्यूजन नहीं रखना है, कहीं बुक में आपको लिखा हुआ दिख जाए 48 है, तो हाँ 50+48, 50 को पहले चरण में किया गया था, फिर 48 को नियुक्त किया गया। क्या है ये? प्राथमिक साख समितियां हैं। ठीक है, तो प्राथमिक कृषि साख समितियां हैं जो दुर्गम क्षेत्र में वितरक का कार्य कर रही है। ठीक है, जैसे भी डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, जहाँ गैस एजेंसी जो होती है, जहाँ से आपको घरेलू गैस का जो सिलेंडर मिलता है, वैसे ही यह वितरक का कार्य कर रहे हैं। प्राथमिक साख समितियां जो है वितरक का कार्य कर रही है। वो कुल कितनी कार्य कर रही है वर्तमान में? 48, और ये वर्तमान में जो 48 है, ये अक्टूबर 2019 तक का आंकड़ा है। इसके आगे का आंकड़ा अगले आर्थिक सर्वेक्षण में बदलेगा। ठीक है, तो कुल याद रखना है 98, 50+48, 98 को नियुक्त किया गया है, लेकिन 50+38, 88 ही कार्य कर रहे हैं। ठीक है, कौन है ये 88? प्राथमिक साख समितियां हैं जो छत्तीसगढ़ के दुर्गम क्षेत्र में वितरक का कार्य कर रही हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया भाई आपका चैप्टर नंबर 2। अब आते हैं हम चैप्टर नंबर 3 में। ठीक है,
तो चैप्टर 2 से लगभग इतने ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है। चैप्टर नंबर 3 है आपका लोकवित्त। ठीक है, लोकवित्त यानी कि यह आपका रेवेन्यू, राजस्व से संबंधित रहेगा, और राजस्व से संबंधित आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे कि ये पहला क्वेश्चन आपको प्रश्न 1 दिख रहा है कि छत्तीसगढ़ के वर्ष 2019 आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार राज्य के कुल कर राजस्व में स्वयं के कर का हिस्सा क्या है। तो राज्य के, ये देखिए सारा डेटा रटने वाला है। ठीक है, राज्य, पहले तो आप ये याद रखिए कि एक तो राजस्व प्राप्ति होती है, अर्थव्यवस्था में आपने पढ़ा होगा, एक राजस्व प्राप्ति होती है जिसमें कर राजस्व होता है और गैर कर राजस्व होता है। ठीक है, कर राजस्व में राज्य का स्वयं का कर होता है और केंद्रीय कर होता है, 2 हिस्सा होता है। और गैर कर राजस्व में राज्य का स्वयं के गैर कर का हिस्सा और केंद्र से प्राप्त सहायता का हिस्सा होता है। दोनों में, कर राजस्व और गैर कर राजस्व दोनों में इस बार केंद्र का हिस्सा ज्यादा है। पहला फैक्ट तो यही याद रख लेंगे। ठीक है, दोनों में इस बार क्या है, केंद्र का हिस्सा ज्यादा है। ठीक, अब जो भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूं वो फैक्ट को सीधा आप रट लेंगे। क्या, एक तो जो यहाँ एग्जाम में आ चुके हैं यह वह क्वेश्चन है, उस आधार पे जो क्वेश्चन बनता है वो क्वेश्चन मैंने बनाया है। ठीक है, तो बिल्कुल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है। तो प्रश्न क्या, छत्तीसगढ़ के वर्ष 2019-20 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार राज्य के कुल कर राजस्व में स्वयं के कर का हिस्सा क्या है। तो प्रश्न संख्या 1 का आंसर होगा स्वयं के कर का हिस्सा है 45.10%। 45.10%, याद रहेगा। अब बाकी भी कुछ कुछ आंसर है, कहाँ कौन सा आंसर है देखते हैं। अगला प्रश्न संख्या 2, छत्तीसगढ़ के कुल राजस्व प्राप्तियों में वर्ष 2019-20 में कर राजस्व का कितना योगदान। मैंने अभी बताया कि राजस्व प्राप्ति में कर राजस्व होता है, गैर कर राजस्व होता है। तो कर राजस्व यहाँ पर पूछ रहा है कि कर राजस्व का कितना योगदान अनुमानित किया गया है। यह पीएससी 2016 का क्वेश्चन रहा है। तो प्रश्न संख्या 2 का आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 63.76%। 63.76%, याद रहेगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 3, छत्तीसगढ़ के कुल राजस्व प्राप्तियों में 19-20 में गत वर्ष से वृद्धि प्रतिशत कितना अनुमानित है। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, छत्तीसगढ़ के आर्थिक सर्वेक्षण में, ओरिजिनल जो आर्थिक सर्वेक्षण है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट डेटा तो वही होता है जो उसके पहले पेज में लिखा रहता है। हर अध्याय के प्रथम पृष्ठ पे जो डेटा लिखे होते हैं और लंबे चौड़े और करोड़ों के डेटा को छोड़कर जो ये प्रतिशत डेटा रहते हैं यह इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो पहला फोकस तो आपको इस पे ही करना है, उसी आधार पर यह क्वेश्चन बना है। ठीक है, तो यह इंपॉर्टेंट डेटा है। और प्रश्न संख्या 3 का आपका आंसर है 7.72% के छत्तीसगढ़ के कुल राजस्व प्राप्तियों में वर्ष 19-20 में गत वर्ष से वृद्धि दर कितना अनुमानित किया गया है, 7.72%। ठीक है, प्रश्न संख्या 4, छत्तीसगढ़ के कुल राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व में 19-20 से। ठीक है, अब इसके पहले प्रश्न संख्या 3 क्या था कि राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि दर कितना है, और अभी क्या है कि राजस्व यानी कि कर राजस्व में वृद्धि दर कितना है। तो कर राजस्व में वृद्धि दर है ऑप्शन नंबर बी, 9.55%। ठीक है, तो ये 7.72 जो है ये टोटल राजस्व में है, कुल राजस्व में है, और कर राजस्व में वृद्धि क्या है, 9.55%, याद रहेगा। फिर आते हैं प्रश्न संख्या 5 में कि छत्तीसगढ़ के गैर कर राजस्व प्राप्तियों में मुख्य अंश केंद्रीय सहायता का होता है। ये तो बिल्कुल रट लेंगे क्योंकि ये सीधा क्वेश्चन आता है कि मुख्य अंश किसका होता है। तो यह क्वेश्चन इसीलिए मैंने बनाया है कि ये फैक्ट रट लेंगे। गैर कर राजस्व प्राप्तियों में मुख्य अंश किसका होता है, केंद्रीय सहायता का होता है। यह कितना अनुमानित किया गया है। तो प्रश्न संख्या 5 का आपका आंसर है 69.46%। ठीक है, गैर कर में जो केंद्रीय सहायता का अंश है या योगदान है या हिस्सा है वह कितना है, 69.46, ऑप्शन डी, याद रहेगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 6 में आते हैं। छत्तीसगढ़ के कर राजस्व प्राप्तियों में मुख्य अंश केंद्रीय करों का है। ठीक है, यह कितना है। देखिए इसके पहले क्या था कि गैर कर राजस्व प्राप्तियों में, तो आंसर था आपका 69.46। प्रश्न संख्या 6 में क्या है कि छत्तीसगढ़ के कर राजस्व प्राप्तियों में, अब गैर कर नहीं है, कर राजस्व में भी मुख्य अंश केंद्रीय करों का है
जो कि अनुमानित किया गया है 54.90। ऑप्शन नंबर सी 54.90%। याद रहेगा? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसी प्रकार प्रश्न संख्या 7, छत्तीसगढ़ के कर राजस्व प्राप्तियों का 2011-12 से 19-20 तक औसतन वृद्धि दर। ठीक है, चूंकि यह आर्थिक सर्वेक्षण में स्पेशली लिखा हुआ है इसीलिए इस डेटा को हम याद रख रहे हैं। तो इसका आंसर है आपका 14.96% की जो कर राजस्व प्राप्ति है उसकी औसतन वृद्धि दर। यह गैर कर के लिए भी नहीं है, यह पूंजीगत प्राप्ति के लिए भी नहीं है, यह किसी व्यय के लिए भी नहीं है। यह केवल और केवल आर्थिक सर्वेक्षण में कर राजस्व प्राप्तियों का औसत वृद्धि दर केवल कर राजस्व के लिए ही दिया हुआ है, इसीलिए इसे याद रखना है। क्या है? ऑप्शन नंबर सी 14.96%। याद रहेगा? ठीक है, तो ये आपका लोक वित्त से संबंधित प्रश्न है जो हमारे दृष्टि से महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में आ सकते हैं, तो इसे आप जरूर याद रखेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार ये चैप्टर 3 हमारा खत्म होता है। इसके बाद हम अगले चैप्टर में आएंगे, चैप्टर 4 देखेंगे। ठीक है, तो आर्थिक सर्वेक्षण में जो चैप्टर दिए हैं उसी के अकॉर्डिंग मैंने क्वेश्चन बनाए हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकते हैं, और आप जो पहले से पढ़ चुके हैं तो आपका एक क्विक रिवीजन भी हो सकता है। मैं आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और तब तक बढ़िया से रिवीजन तो आपका हो ही रहा होगा इस वीडियो से, और रिवाइज करें, प्रैक्टिस करें, घर पर रहें, और सबसे महत्वपूर्ण स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू।